मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शान, ताकत और बेमिसाल कला, है ना? तो चलिए आज हम इसी महान साम्राज्य की कहानी में उतरते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे उज़्बेकिस्तान का एक राजकुमार भारत में इतिहास के सबसे दौलतमंद साम्राज्यों में से एक बनाने में कामयाब हो गया। आइए इस ताकतवर साम्राज्य के बनने और फिर बिखरने की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य को 3 महान इस्लामी बारूदी साम्राज्यों में गिना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उन्होंने अपने इलाके जीतने के लिए और उन पर कब्जा बनाए रखने के लिए बारूद, तोपों और बंदूकों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया। और सच कहूँ तो यही वो तकनीक थी जो उनकी इतनी तेज़ी से फैलने का एक बहुत बड़ा राज थी। तो कहानी शुरू होती है साल 1526 से, एक ऐसे फौजी अभियान से जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। तो सोचिए, एक तरफ तैमूर और चंगेज खान का वंशज बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान। बाबर की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो गेम चेंजर साबित हुआ, तोपें और बंदूकें। इसी नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बदौलत उसे एक ऐसी जबरदस्त जीत मिली जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। तो इस पहली बड़ी जीत के बाद बाबर के जो उत्तराधिकारी आए, उन्होंने सत्ता को और भी मजबूत किया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सुनहरा दौर, एक स्वर्ण युग जिसने भारत को स्थिरता, बेशुमार दौलत और सांस्कृतिक तौर पर नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और इस सुनहरे दौर के बिल्कुल केंद्र में थे बाबर के पोते अकबर। उनके शासनकाल को अक्सर साम्राज्य का क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाई और साथ ही अलग अलग धर्मों के बीच सहिष्णुता को भी खूब बढ़ावा दिया। अच्छा, अकबर ने जो सांस्कृतिक मेलजोल शुरू किया था ना, वो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में अपने शिखर पर पहुंचा सम्राट शाहजहां के दौर में। उन्हीं के शासन में तो ताजमहल जैसी अमर इमारतें बनी, जिसके बारे में यूनेस्को कहता है कि ये भारत में मुस्लिम कला का नगीना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सांस्कृतिक स्वर्ण युग को ताकत कहां से मिल रही थी? इसके पीछे थी एक जबरदस्त, बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 25%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। मतलब 18वीं सदी के बीच तक पूरी दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का 1/4 हिस्सा अकेले मुगल भारत में होता था। ये एक आर्थिक महाशक्ति थी, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती किसानी पर टिकी नहीं थी। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, उस जमाने के हिसाब से उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि 18% था, वो काफ़ी बड़ा था। पूरी दुनिया में भारतीय सामान और खास तौर पर यहाँ के कपड़ों की जबरदस्त मांग थी। तो देखिए, ये कई चीज़ों का मिला जुला असर था। एक तरफ खेती में बम्पर पैदावार, दूसरी तरफ कपड़ा और जहाज बनाने जैसे फलते फूलते उद्योग, और इन सब के ऊपर एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा। इन सब ने मिलकर बेहिसाब दौलत पैदा की। लेकिन जैसा कि हर बड़े साम्राज्य के साथ होता है, मुगलों का भी पतन शुरू हुआ। और हैरानी की बात यह है कि इस पतन की दरारें साम्राज्य के आखिरी महान सम्राट के शासनकाल में ही दिखने लगी थीं। और वो सम्राट थे औरंगजेब, जो इतिहास में एक बहुत ही विवादास्पद हस्ती माने जाते हैं। एक तरफ कुछ स्रोत उन्हें एक ऐसे कट्टर शासक के तौर पर दिखाते हैं जिनकी नीतियों ने साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वही स्रोत ये भी बताते हैं कि वो एक प्रैक्टिकल शासक थे जिन्होंने अपनी नौकरशाही में अपने पुरखों से भी ज्यादा हिंदुओं को जगह दी। औरंगजेब की मौत के बाद तो मानो साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं, बाहर से हमले होने लगे और जो क्षेत्रीय ताकतें थीं वो आजाद होने लगीं। नतीजा, केंद्र की सत्ता लगभग खत्म हो गई। तो भले राजनीतिक तौर पर यह साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन इसकी विरासत, इसकी छाप आज भी दक्षिण एशिया की संस्कृति, कला और जिंदगी में बहुत गहराई तक मौजूद है। और ये विरासत सिर्फ किलों और मकबरों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर कला, खान पान और उर्दू जैसी ज़बानों में आज भी जिंदा है। और ये एक ऐसी विरासत है जो उनकी फौजी और राजनीतिक कहानी से कहीं ज़्यादा टिकाऊ साबित हुई है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, सम्राटों का राज तो चला गया, लेकिन जो सांस्कृतिक साम्राज्य उन्होंने बनाया था वो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो क्या कोई साम्राज्य सच में कभी पूरी तरह खत्म होता है?